कहानी की शुरुआत में एक एलियन स्पेसशिप हाइपर स्पीड के साथ अर्थ के न्यू मैक्सिको टाउन में लैंड करता है, जिसमें मौजूद एलियन अर्थ पर एक बहुत ही जरूरी मिशन के लिए आया हुआ था। उसके लिए सबसे पहले वो एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरकर अपने आप को ह्यूमन स्किन पहनाता है और बाद में वो नंगा ही पास में मौजूद एक घर के गराज में खड़े टैंकर से पानी पीने लगता है। गराज का ओनर उसकी ऐसी हालत देखकर सबसे पहले तो उसको गन पॉइंट पर लेकर पुलिस वालों को वहाँ पर बुलाता है, लेकिन एलियन को तो इंसानों की भाषा आती ही नहीं थी। वो टूटी फूटी इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए तो पुलिस वाले उसको शॉक देकर बेहोश कर देते हैं। पुलिस स्टेशन में होश में आने पर उस एलियन के सामने फैराडे नाम की एक पुलिस ऑफिसर बैठी हुई थी, जो कि उससे उसके बारे में जानना चाहती थी। अब क्योंकि एलियन के पास अपना खुद का कोई भी नाम नहीं था, इसीलिए वो अपना नाम भी फैराडे ही बताता है। और अब थोड़ी ही देर में उसने अपनी इंटेलिजेंस की मदद से आसपास में मौजूद सारे पुलिस वालों को ऑब्जर्व करके इंसानों की पूरी भाषा को समझना और बोलना पूरी तरह से सीख लिया था। उसके हिसाब से वो एंथिया नाम के एक प्लेनेट से अर्थ पर एक बहुत ही जरूरी मिशन को पूरा करने के लिए आया था, जिसकी मदद से उसके प्लेनेट को बचाया जा सकता था। उस पुलिस वाली को तो इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो फैराडे से उसके किसी जानने वाले का नाम पूछती है। इस पर फैराडे उसको जस्टिन नाम की एक औरत के बारे में बताता है, जो कि पहले के टाइम पर एक बहुत ही कमाल की साइंटिस्ट हुआ करती थी, पर अपने बीमार पिता जोसाई का ध्यान रखने के लिए उसको अपनी रिसर्च को बीच में छोड़ना पड़ा और अभी के लिए वो बायोहैजार्डस वेस्ट को साफ करने का काम करती थी, जिससे ही वो अपने पिता जोसाई और अपनी बेटी मॉली का ध्यान रखती थी। जस्टिन को जब पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है तो वो फैराडे को देखकर पहचानने से साफ मना कर देती है, पर तब फैराडे उसके सामने उसकी ही रिसर्च की कुछ एल्गोरिथम के बारे में बताता है, जो सुनने के बाद जस्टिन एकदम शॉक रह गई थी। फैराडे के हिसाब से जस्टिन के पास उसे किसी खास आदमी ने भेजा था और जस्टिन जो भी रिसर्च कर रही थी वो पूरी तरह से सही थी, उसमें बस थोड़े से चेंजेस की जरूरत थे और अगर जस्टिन चाहती तो फैराडे उसकी पूरी मदद कर सकता था। लेकिन अभी जस्टिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। तो वो पुलिस वाले फैराडे को भी छोड़ देते हैं और फैराडे उस पुलिस स्टेशन से निकलते निकलते उस मोटी पुलिस वाली का फोन चुरा लेता है। फोन में लोकेशन ट्रैक करते हुए वो एक पॉन शॉप के पास पहुंच गया था, जहाँ पर अंदर जाने से पहले वो काफी सारी कोल्ड ड्रिंक की उल्टियां करता है और अंदर जाकर उन सभी कोल्ड ड्रिंक को बेचकर कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीद लेता है। पॉन शॉप की ओनर भी इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक को देखकर काफी ज्यादा शॉक थी। उस गोल्ड की प्योरिटी चेक करने के बाद उसने फैराडे को काफी सारे पैसे भी दे दिए थे। फैराडे को उन पैसों की वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो अपने पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से एक गैजेट को बनाता है, जिसकी मदद से वो कुछ सिग्नल को ट्रेस करते हुए एक डेजर्ट एरिया की तरफ चलने लग गया था। रास्ते में उसकी जेब से पैसे उड़ते हुए इधर उधर गिर रहे थे और उसको पैसों की तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। आगे वो अपने प्लेनेट को इमेजिन करते हुए अपने सामने दो बड़े बड़े टावर को नोटिस करता है, पर तभी अचानक से उसके मुंह पर दो चोर आकर घुसड़ मारते हैं। वो फैराडे से उसके सारे पैसे छीनना चाहते थे, पर फैराडे को तो पता ही नहीं होता कि वो लोग उसको क्यों मार रहे हैं। लेकिन किस्मत से पास में से जस्टिन गुजर रही थी, जो कि फैराडे को यूं पिटता हुआ देखकर अपने पास मौजूद गन की मदद से उन चोरों को डराकर वहां से भगा देती है। तब फैराडे जस्टिन का शुक्रिया करते हुए उसको ही काफी सारे पैसे देता है और उससे मांग करता है कि वो उसको उस जगह पर छोड़ दे जहाँ पर वो जाना चाहता है। जस्टिन को भी पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए वो फैराडे को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसकी लोकेशन की तरफ जाने लगती है। तब रास्ते में फैराडे को एंथिया के कुछ विजन्स भी आते हैं, जिसमें वो एंथिया को बर्बाद होते हुए देखता है। उनसे डरकर जब उसकी आंख खुलती है तो वो सबसे पहले तो ठंडे पानी में अपना मुंह डुबोता है और बाद में पास में बंधे घोड़ों को देखने लगता है। वो उन घोड़ों को शांत देखकर भी काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि उसके प्लेनेट पर घोड़े असल में बहुत ज्यादा खतरनाक प्रेडिएटर होते थे। आगे एक डाइनर में जाने पर फैराडे जस्टिन को एक बहुत ही डिफिकल्ट एल्गोरिथम लिख कर देता है और उसको बताता है कि वो असल में एंथिया नाम के एक प्लेनेट से आया है। वो प्लेनेट पॉल्यूशन की वजह से जल्दी ही खत्म होने वाला था, पर आज से 40 साल पहले जब उनका प्लेनेट खत्म होना चालू हुआ था तो उस समय पर उनके प्लेनेट का सबसे जीनियस एलियन थॉमस अर्थ पर आकर प्लेनेट को बचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहा था। उसने अर्थ पर आकर एक टेक कंपनी चालू करी थी, जो कि आज काफी ज्यादा बड़ी कंपनी है। पर तब से लेकर आज तक थॉमस अपने घर में नहीं आया था और अभी के लिए बस थॉमस की टेक्नोलॉजी ही थी जिसकी मदद से एंथिया के प्लेनेट्स को बचाया जा सकता था। इवन वो रहस्यमय इंसान थॉमस ही था जिसने खुद फैराडे को जस्टिन के पास भेजा था, क्योंकि अगर थॉमस की टेक्नोलॉजी फैराडे को मिल भी जाती तब भी अकेले वो उस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकता था। उसको पक्का किसी और के साथ की जरूरत पड़ने वाली थी और पूरी अर्थ पर सिर्फ जस्टिन ही ऐसी थी जो कि उस टेक्नोलॉजी को समझने के काबिल थी। रास्ते में ये सारी बातें सुनते सुनते जस्टिन पूरी तरह से पक जाती है और जैसे ही फैराडे अपनी लोकेशन के थोड़ा सा पास में होता है तो जस्टिन गुस्से में उसको गाड़ी से उतारकर गाड़ी को घुमाकर वहाँ से जाने लगती है। अभी फैराडे भी पैदल पैदल डेजर्ट की तरफ बढ़ता जा रहा था और उसके डेजर्ट के पास पहुँचते ही अचानक से वहाँ पर एक टॉर्नेडो आने लगता है। फैराडे तो उस टॉर्नेडो के अंदर ही जा रहा था, जो देखकर जस्टिन तुरंत ही उसे आवाज लगाकर रोकने की कोशिश करती है, मगर फैराडे उसकी बात को नहीं सुनता और टॉर्नेडो में जाकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। आंखें बंद करते ही फैराडे अचानक से थॉमस की एक जगह पर पहुंच गया था, जहां पर उसके सामने थॉमस उससे बातें कर रहा था। तब जाकर फैराडे को पता चलता है कि असल में थॉमस ने एक मशीन बनाई थी जिसकी मदद से लिमिटलेस पावर को जनरेट करा जा सकता था, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट खत्म होने से पहले ही CIA वालों को उसके एलियन होने के बारे में पता चल गया और उन लोगों ने उसकी कंपनी को अपने अंडर कर लिया। वो लोग उस समय पर थॉमस को भी पकड़ना चाहते थे, इसीलिए उस समय पर थॉमस को अपनी जान बचाने के लिए एक सुनसान जगह पर जाकर अकेले रहना पड़ा और आज भी थॉमस उसी जगह पर CIA वालों से छुपा हुआ था। एंथिया को भी अभी एक पावर सोर्स की जरूरत थी और उसकी मदद से ही एंथिया को बचाया जा सकता था, लेकिन वो डिवाइस भी अभी पूरी तरह से बना नहीं होता। इसीलिए फैराडे को अगर एंथिया को बचाना था तो सबसे पहले तो उसे किसी तरह से ओरिजिन कंपनी में दाखिल होना पड़ेगा और बाद में उस एक्सपेरिमेंट को हासिल करके उसको पूरा भी करना पड़ेगा। और फैराडे को जस्टिन की मदद भी उसी टेक्नोलॉजी को कंप्लीट करने में लगने वाली थी, क्योंकि जस्टिन ही ऐसी थी जो कि उस मशीन में यूज होने वाले कंपोनेंट के साइंटिफिक टर्म को अर्थ के हिसाब से फैराडे को समझा सकती
थी। फैराडे भी तब सब कुछ करने के लिए मान जाता है और अपनी ट्रांस स्टेट से बाहर आ जाता है, पर अब तक उसकी बॉडी काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने की वजह से पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो चुकी थी। और इस तरह से जस्टिन जब उसकी शक्ल देखती है तो वो डर के मारे 780 की रफ्तार से तुरंत वहाँ से निकल जाती है। फैराडे तब अपने आप को सही करने के लिए पास के डाइनर में जाकर काफी सारा पानी पीता है और बाद में एक बारटेंडर से बात करने पर उसे पता चलता है कि ओरिजिन का मेन हेडक्वार्टर सिएटल में था। दूसरी तरफ वर्जीनिया में क्ले नाम का एक CIA एजेंट अपनी फॉस्टर मदर फिंच के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहा था और फिंच ही असल में ऑफिस डिपार्टमेंट में उसकी बॉस भी थी। फिंच को उस डेजर्ट में अचानक से आए हुए टोर्नेडो के बारे में पता चला था और उस टोर्नेडो में से कुछ सिग्नल्स भी निकल रहे थे। वैसे ही सिग्नल वाला टोर्नेडो असल में उस जगह पर आज से 45 साल पहले आया था और पिछली बार की वारदात एलियन से जुड़ी हुई थी। इसीलिए फिंच चाहती थी कि क्ले जाकर उस टोर्नेडो के बारे में और भी काफी सारी चीजें पता करे और अभी के टाइम पर सिर्फ एक ही इंसान ऐसा जिंदा बचा हुआ था जो कि उसको 45 साल पहले आए टोर्नेडो के बारे में सारी सच्चाई बता सकता था। इसीलिए तो क्ले भी उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ फैराडे एक टैक्सी ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट में पहुंच गया था और टैक्सी से उतरने से पहले उसने टैक्सी ड्राइवर की आईडी को भी चुरा लिया था। लेकिन जैसे ही वो एक्सरे मशीन के पास पहुंचता है वैसे ही एक्सरे मशीन से निकलने वाले सिग्नल से उसकी बॉडी पर काफी ज्यादा हार्म होने लगता है और वो पास में जाकर बहुत सारी पानी की उल्टियां कर देता है।